वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और ईद की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे। कहा जाता है कि जिसने जो अभी अभी छुट्टी से वापस आया ना, उससे ज्यादा छुट्टी की जरूरत किसी को नहीं होती और ये आपको पहले वर्किंग डे पे जरूर इस बात का एहसास होगा। लेकिन जी हुकूमत इस वक्त बिल्कुल छुट्टी पे नहीं है और ऑपोजिशन तो छुट्टी पे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट कॉल दे चुकी है लॉन्ग मार्च की और इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब के लिए महंगाई का तूफान है और अवाम के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किलें। चाहे हम मुर्गी की बात कर लें, आटे की बात कर लें, कोई भी चीज आपको नए पाकिस्तान जो कि गुज़िश्ता नया पाकिस्तान है उन कीमतों पे नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो सब्सिडी है पीएम के पैकेज की इन द यूटिलिटी स्टोर्स वो मई और जून के महीने में बरकरार रहेगी। इसके अलावा हुकूमत ने अपनी जो खरीदारी है वीट की जो प्रोक्योरमेंट है उसको भी तेज कर दिया है। मार्केट प्राइसेस ज्यादा हैं, हुकूमती प्राइसेस कम हैं। देखना यह है कि ये किस तरह हो पाता है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोड शेडिंग है उसने अवाम की नाक में दम किया हुआ है और उसकी वजह से मीम गेम स्ट्रांग हो चुका है। आइए इन तमाम हालात पे एक जायजा डालते हैं। ये देखते हैं कि हुकूमती सतह पे यानी सियासी सूरत हाल क्या है और दूसरी तरफ ये भी कि देखना है कि इकोनॉमिकली इन चीजों को ऐसे हैंडल किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब, NBC। अस्सलाम वालेकुम NBC और गुज़िश्ता यानी बिलेटेड ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? अस्सलाम और गुजरी हुई ईद मुबारक और आने वाले दिनों के लिए बहुत सी दुआएं और आने वाले दिनों को भी अल्लाह ताला हमारे लिए अवाम के लिए मुबारक करे। सबसे पहले ये बताइए कि इमरान खान साहब जो अपनी लॉन्ग मार्च से बहुत ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं। पूरा महीना हमने देखा रमजान में सियासी सूरत हाल इतनी इंटेंस थी कि लोगों का रुझान ही नहीं बन रहा था। जितनी बाकी ट्रांसमिशन और प्रोग्रामिंग थी लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, चाहे सोशल मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, सिर्फ और सिर्फ सियासी पेशन गोइयां हो रही थी। इस वक्त आप इस सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं NBC? देखिए, खान साहब अकेले तना एक पूरा कंपेन लेके चल रहे हैं। जी। बहुत बड़ी कंपेन है, बहुत बड़ी। अब मेरा ख्याल है मैंने अपनी जिंदगी में जो कंपेन देखी है उनमें से एक बड़ी कंपेन ही है। और इसमें खास बात यह कि खान साहब तनहा है। उनके साथ ज्यादा शेख रशीद हैं जो खाना जंगी की बात करते हैं, खून खराबी की बात करते हैं, भुसम हो जाएगा जलाने की बात करते हैं, कहते हैं तो अपने आप को जला लेंगे। उनको छोड़ दें आप। खान साहब की तकरीरों में जो कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत स्ट्रांग मिल रहा है जी। और लोग रेस्पॉन्सिव बहुत ज्यादा है। सही। और अगर आपको क्राउड का अंदाजा लगाएं तो क्राउड मुर्दा लाशें नहीं है, क्राउड जिंदा लोग हैं और वो नारे भी लगा रहे हैं और हर सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। सही। तो जोश तो बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा है, फॉलोइंग ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। और साथ ही साथ ये कि उनका जो एक अज़्म है, उनका जो अपना एक यकीन है वो उस पर कायम है, उससे बल्कि आगे बढ़ रहा है। NBC, आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ कि ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, 5 दफा वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह उनके PTI के साथ, लेकिन बहरहाल उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस एक मंझे हुए स्टेट्समैन है। आपको लगता है कि जिस अंदाज में वो वजीर आजम बने हैं इट डिड जस्टिस टू हिज पॉलिटिकल करियर? देखिए, शहबाज शरीफ साहब बहुत दिनों से अरसे से मेरे ख्याल उम्मीदवार थे जी इस उहदे के। और पिछली बार जब नवाज शरीफ साहब आउट हो रहे थे, एग्जिट हो रहा था उनका, तो एक बहुत बड़ी तकरीब में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको नॉमिनेट भी किया था। सही। फिर पता नहीं क्या हुआ कि शायद खाकन अब्बासी साहब आ गए तो, लेकिन वो बंदा मैं समझता हूँ बिटर नहीं हुआ, अपने काम में लगा रहा और बहुत खुशी से उन्होंने ये कबूल किया। लेकिन अब जो सूरत हाल उनके सामने है वो ये नहीं कह सकते मुझसे, जिस तरह हमने इमरान खान साहब को कहा था कि हमसे ये बात ना करें आप कि आपको विरसे में मिला है सब कुछ। तो इस तरह शहबाज शरीफ भी हमसे ये नहीं कह सकते कि विरसे में मिला है। आपने खुद लिया भाई, सही, आपने खुद लिया है। मैं मुखालिफ था इस बात का सबसे बड़ा, आपके शो में मैंने कई बार बात की है कि अदम एतमाद की तहरीक है, मैं इसके खिलाफ था। मैं इसके खिलाफ था कि असम्बलियां मुद्दत पूरी ना करें, मैं इसके खिलाफ था कि इमरान खान को घर भेज दिया जाए। लेकिन जब अदम एतमाद हो गया, इमरान खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा 100 दिन तो देखे ना कम से कम इनको आप। बिल्कुल। कि कारकर्दगी 100 दिन तो हमको खान साहब ने भी दिए थे, उसमें वो कुछ नहीं कर पाए। वो 1 साल में कुछ नहीं कर पाए, 3.5 साल में भी जो कुछ किया वो आपके सामने। तो 100 दिन देखें इनको, करते क्या है। मुझे लग रहा है
कि इनके पास एक प्लान है, मंसूबा है, लेकिन मुझे लगता ये है कि इकोनॉमी में बाज़ जगहों पर इख्तलाफ है जी। और वो इख्तलाफ इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान है। अगर आप माइन्यूटली देखें बातों को तो लगता है कि वो IMF का जो प्रोग्राम है उसके खिलाफ हैं और मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का बिल हम वापस नहीं लेंगे। बहुत सी बातें, बहुत सब्सिडी का मसला है, एमनेस्टी का मसला। देखिए जो ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ जी, वो भी एमनेस्टी देकर, एमनेस्टी आपने ब्रोकर्स को दी, आपने कंस्ट्रक्टर्स को दी, आपने बड़े लोगों को दी, आवाम तक नहीं पहुंची सब्सिडी, आवाम तक नहीं पहुंची सब्सिडी। बिल्कुल सही। अच्छा NBC, मेरे ख्याल में आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि एमनेस्टी स्कीम्स का भी उसके दो रुख पाए जाते हैं। एक उसका इक्तिसादी पहलू है, यकीनन क्योंकि जब पाकिस्तान को फंड्स की जरूरत पड़ती है, जब हम किसी मुश्किल में पहुंचते हैं तो फिर इवेंचुअली दिस इज व्हाट वी ऑफर, ताकि एटलीस्ट हमारे पास एक इन्फ्लक्स एक फंड्स का आए। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक सियासी पहलू भी होगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि PTI अदम एतमाद की मूवमेंट के बाद इस नैरेटिव को मजीद स्ट्रांग कर रही है कि ये आने वाली हुकूमत अपने लिए NRO ढूंढेगी, रास्ते तलाश करेगी, केसेस को बंद करेगी। तो इस वक्त एमनेस्टी का रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं एमनेस्टी की जो बात कर रहा हूँ वो करोड़ इस्लामिक पर, और जहां तक सियासी मसला है तो जो भी हुकूमत आई है वो अपने लिए NRO खुद लेकर आई है। सही। जितनी हुकूमतें पाकिस्तान में आई है वो NRO लाई है। कुछ इसलिए NRO मिल गया, वो प्रेसिडेंट था, कोई इसलिए NRO मिल गया, प्राइम मिनिस्टर था, और उसके बाद एक इस्तिस्ना होता है, एग्जेम्पशन होता है उसको ट्रायल से, तो वो मिल जाता है उसको आराम से। फिर जब नई हुकूमत आती है तो उसको फिर पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। ये चूहे बिल्ली का खेल हमारे यहाँ बंद होना चाहिए, बहुत तरीके के साथ काम होना चाहिए। मैं नैब के बारे में अभी तक मुझे शक है कि वो कुछ कर पाएगी। मुझे शक है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं वो कुछ कर पाएंगे। 3.5 साल में आपने किसी को सजा नहीं दी, कोई केस आप बता नहीं पाए मुझे कि इसका फैसला हो गया। जो था वो कामे पर हुआ, जो था वो किसी और मसले पर हुआ। तो NBC, आप सॉरी टू इंटरप्ट यू ओवर देयर, जैसे आपने खुद कहा कि 100 दिन तो दें, देखें नई हुकूमत क्या करती है, तो इन 100 दिन में आपके ख्याल में प्रैक्टिकली क्या अहदाफ हो सकते हैं? एक तरफ हमने देखा कि ईद के फौरन बाद रुपए की जो कदर है वो डॉलर के अगेंस्ट फिर घटती है। मुश्किलात नजर आ रही हैं, लोड शेडिंग का अंबार है, यहाँ तक कि वजीर आजम अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं अब आगे किस तरह बढ़े हम? प्राइम मिनिस्टर के कपड़े बेचने के बाद एक मुझे इजाजत दीजिए, उन्होंने एक काम और भी किया प्राइम मिनिस्टर ने, जो इमरान खान साहब करते हैं आमतौर से, और उन्होंने तारीख को खराब कर दिया। हाँ जी। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने 1857 की जंग आजादी में ये नज़म कही थी, उस पर अल्लामा पैदा ही नहीं हुए थे। अल्लामा 30 साल बाद पैदा हुए उसके बाद। खैर ये अलग बात है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, सब जानते हैं कि शरीफों का, शरीफ खानदान है, उनकी ताजरों में, सनतकारों में एक गुडविल है। बिल्कुल। और वही गुडविल थी जिसके से स्टॉक बढ़ा, जिसके से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, जिसके से रुपए कमी हुई, रुपए की कीमत में इजाफा हुआ, रुपया जो है वो रिवैल्यू हुआ। तो ये, और मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि जो सब्सिडी है ऑन पेट्रोल और डीजल, उसके लिए फार्मूला तैयार है, जो हमने बहुत पहले डिस्कस भी किया था कि आप एक काम करें, मोटर बाइक वाले को सब्सिडी दे दें आप पेट्रोल पर, जो बड़ी गाड़ी हैं उनको ना दें आप। बिल्कुल। तो इस तरह एक बैलेंस हो जाएगा, और वो जो पैसा बच रहा है वो आप आटे पर, घी पर, दालों पर, सब्सिडी पर खर्च करें उस पैसों को आप। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इसके साथ साथ ये हुई है। एक तरफ हम देखते हैं कि PTI की हुकूमत का मानना है कि उनकी हुकूमत को, उनकी रजीम को एक फॉरेन यानी बैरूनी कॉन्स्पिरेसी के तहत हटाया गया है और उनको एक तरह से सहारा मिल गया जी। फॉक्स न्यूज पे हमने देखा कि जब अमरीकी तज्जियाकार ने इस बात को कहा कि हाँ जी, वी वांट 3 थिंग्स, वी वांट पाकिस्तान टू बिहेव, रशिया से दूरी बनाए रखें, अपने आप को मॉरली करेक्ट करें, इन अदर वर्ड्स के अमरीका के हामी बन जाएं, और दूसरी तरफ ये भी कि चाइना से दूरी बनाएं और चाइना के साथ जरा लिमिटेड इंटरैक्शन रखें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि PTI की हुकूमत ने, खुसूसन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने चाइनीज हुकूमत को एनॉय किया है, CPEC को इल्तवा में डाला है। इस पर जरा बात करती डन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस वक्त हम देख रहे हैं कि महंगाई बेकाबू है,
है, कुछ चीजों की अनाउंसमेंट हुई है कि सब्सिडी कंटिन्यू करेगी, खासतौर पर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए अगले 2 माह तक के लिए, पेट्रोलियम के लिए भी कहा यही जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब किस तरह लेके चल रहे हैं इन चीजों को, और क्या ये मीडियम टर्म पॉलिसीज हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक ये तो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त शदीद दबाव में है जी, और उसकी वजह अब तो पूरे पाकिस्तान को है पता, लेकिन तो दोबारा से करना इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि इस वक्त जो आपका इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसकी बेसिक वजह जो है वो यूक्रेन की जंग है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं और कमोडिटीज की कीमतें बहुत ऊपर हैं। और ये 2 चीज़ें, फूड कमोडिटीज और जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंपोर्ट्स हैं, और उनको फाइनेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान के लिए। सही। दूसरी जो चीज है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो कर्जों का बोझ है। कर्जे जो है वो इतने ज्यादा हैं कि उनकी सूद भी हम कर्जों से ही लेके करते हैं, और हर साल कम अज कम इस वक्त अंदाजा है कि 12 से 15 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने होंगे और उनकी जगह नए कर्जे लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। इसकी ये जो 2 चीजें हैं इसकी वजह, और तीसरी एक और चीज भी बीच में ऐड कर दो कि पाकिस्तान ने अपनी जो बिजली का निज़ाम है उसको तकरीबन इम्पोर्ट फ्यूल्स के ऊपर कर दी है। उसमें गैस, कोला, तेल, ये सारी चीजें इम्पोर्ट होती हैं, और जब हम सलमान साहब फिर फौरी तौर पे रिलीफ किस तरह मिल सकता है? क्योंकि आप समझते हैं, एक लोगों ने तजवीज ये भी कही है कि IMF की तरफ से दबाव है कि सैलरी क्लास के ऊपर, खुसूसन वो लोग जो 1 लाख रुपए से ज्यादा या 1.5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाहदार हैं, उन पे 30% तक का सैलरी टैक्स आयद किया जाए। ये हम सुनने में आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो आई थिंक इतनी कोई इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है। जो मेन इंस्ट्रक्शन आ रही है IMF से, कंडीशनैलिटी जिसे कहते हैं जी, नंबर 1, उसमें वो कहते हैं कि बिजली के निर्ख बढ़ाएं ताकि बिजली का जितनी कॉस्ट आती है उसको आप रिकवर कर सकें और सर्कुलर डेट को खत्म करें। सही। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत आप बढ़ाएं, और ना सिर्फ उसकी पूरी कॉस्ट आप दें, बट इसके अलावा उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी पूरी तरह से लें ताकि आपके टैक्स पूरे हों। बिल्कुल सही। उसके ये जो चीजें हैं ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किल चीज है। एब्सोल्युटली। बल्कि यही सवाल सलमान साहब मैं MBC की तरफ लेके जाना चाहूंगी। ये बड़े मुश्किल और तकलीफदेह फैसले होंगे, खुसूसन एक ऐसे मौके पे जब हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद, महंगाई और मईशत के ही नैरेटिव के ऊपर एक तरह से ऑपोजिशन ने कामयाब बनाई है MBC, और इसके अलावा बहुत जल्द इलेक्शंस भी अनाउंस होने हैं, बजट भी अनाउंस होना है। आपको लगता है ये अनपॉपुलर डिसीजंस लिए जाएंगे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से? देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये कहती है जी कि हमें ये विरसे में मिला है, जैसे मैंने पहले कहा, मैं इसको नहीं मानूंगा। सही। क्योंकि अगर आपको ये विरसे में मिलना था तो आपकी हुकूमत ली क्यों? बिल्कुल इमरान खान साहब ने कहा था हमें विरसे में मिला है, तो उन्होंने हुकूमत क्यों ली? एक तो आपको जो विरसा मिलता है उसकी कदर नहीं करते आप, फिर उसकी मजम्मत करते हैं, फिर कहते हैं हम कोई काम नहीं। तो ये काम तो नहीं चलेगा इस तरह। अवाम मुश्किल में है। मैं बड़े बड़े जार्गोज में नहीं जाना चाहता, मैं करंट अकाउंट डेफिसिट पे जाना नहीं चाहता, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल में फर्क पर जाना नहीं चाहता, मैं दाल और चीनी की बात करना चाह रहा हूँ। सीधी बात है, मैं पेट्रोल की बात करना चाह रहा हूँ जिसका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से है। और ये हुकूमत ये कह कर आई थी कि हम तमाम बुराइयों को दूर करेंगे, और इसको दूर करना होगा। तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, बहुत खतरनाक बैलेंसिंग एक्ट है, तलवार की धार पर चल रहा है। एक तो आपको इंटरनेशनल जो लोन है आपके पास पता नहीं कितने हजार अरब के जी, वो आपको पे बैक करने हैं, और कर्जा लेना है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कुशकोल है, वो एक खैरात का खाल है जिसमें आप जाके हर मुल्क से जाके पैसे मांगते हो, तो 1000 अरब दे दे तो 1
अरब डॉलर दे दे, तो 2,000 तू पैसे रखवा दे हमारे पास। हम तो यही कर रहे हैं ना 7-8 साल से, 6 साल से। तो ये सूरत हाल है, ये रोटेशन में चलता रहेगा। और आपको लगता है कि सियासी तौर पे ज्यादा मुश्किलात इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक तरह से कोएलिशन ही है ना, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, PMLN है। आपको लगता है कि दे सी आई टू आई? बल्कि सलमान साहब आप क्या कहते हैं, आपको लगता है कि मईशत के हवाले से, इक्तिसादियात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN एक पेज पर मौजूद है? नहीं, आई थिंक पीपल पार्टी को तो इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फॉरेन अफेयर्स में चले गए हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो PMLN को दे गए हैं और सारा बोझ PMLN पे है। सही। और हकीकत तो ये है कि ये बड़ा गलत वक्त था नो कॉन्फिडेंस मूव करने का, क्योंकि उस वक्त सबको पता था कि क्या हो रहा है। ये तो नहीं कह सकते कि PMLN या PTM को पता नहीं था कि इकोनॉमी का क्या हालात हैं। और उस वक्त बड़ा फोर्स किया गया पिछली गवर्नमेंट के ऊपर भी, महंगाई का एक मूवमेंट चलाई गई जिसके नतीजे में फ्रीज किया गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतों को, बिजली की कीमतों को। और उसकी अब आपको चेंज अब फर्दर नहीं आप कर सकते, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सलमान साहब, ऑटोमेटिकली जो नैरेटिव अब यानी एक तरह से मिल गया है PTI को कि जी अगर हमें कंटिन्यू करने दिया जाता, अब्रप्टली डिस्टर्ब ना करते, तो हम एक बेहतर पोजीशन में थे हुकूमत को और खास तौर पे इक्तिसादियत को और मईशत को संभालने के। आप इस नैरेटिव में कितना वजन देखते हैं? आप समझते हैं अगर इमरान खान साहब की हुकूमत कंटिन्यू करती तो ये मसाइल इस नहज तक ना पहुंचते? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर तमाम जो एक्शंस लेने थे वो ले रहे थे और बड़े बड़े मुश्किल फैसले भी उन्होंने किए हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी रिफॉर्म्स थे उनके इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहे, उसके ऊपर भी काम हो रहा था। और बहुत सा काम जो है एग्रीकल्चर में और दूसरी चीजों में, सर्विसेज में, इंडस्ट्री के लिए SME पॉलिसी के ऊपर आपने देखा था कि इमीडिएट जो है था उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होने जा रही थी, तो वो सारी चीजें डिस्ट्रक्ट हो गई हैं। आपको लगता है कि तारीख, बिल्कुल NBC, आपको लगता है कि जब हम इन हाइंडसाइट देखेंगे तो शायद इस नो कॉन्फिडेंस वोट कि एक मुतहरकात में से हो जाएगी कि जिसकी वजह से शायद हम एक माशी बहरान की तरफ जा रहे हैं या मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा? तारीख इसको किस तरह याद करेगी, इस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को? देखिए, मैं तो इस बात पर कायम हूँ आज भी कि ये गलत था, ये मूव गलत था। सही। ये मूव इसलिए गलत था कि आप दूसरे का मलबा अपने सर पे ले रहे थे, ठीक है। अब आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा था, हो सकता था, मुझे इससे इख्तलाफ है। क्योंकि अगर दमतमाद नाकाम होता तो IMF का वो मुआहदा जो आप कर चुके थे लेवी का, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे का, वो दोबारा इम्प्लीमेंट हो जाता। सही। 5 रुपए पर लीटर पेट्रोल में लेवी में इजाफा वगैरह वगैरह जो आपने सस्पेंड कर दिया था, सिर्फ इस इंतजार में क्या दमतमाद नाकाम होगा। तो अदम इत्तेमाद दोनों तरफ में गलतियां हुई हैं और मैं इसके खिलाफ था, वो ले आए, वो कामयाब हो गया, बड़ी हैरतअंगेज कामयाबी हुई है। क्योंकि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी इसी बात के ऊपर, जब इस्तीफा नहीं देंगे, आपसे बहुत तफसीली बात हुई थी इस बारे में मेरी, और फिर वो अचानक फोन आया नवाज शरीफ साहब का कि हम तैयार हैं आपकी बात सुनने पर, और वो हल हो गया। अब सूरत हाल ये है कि आपने यूरिया खाद जो है उसके साथ क्या किया, पिछले दिनों में तकरीबन 30 लाख टन गंदम कम हो जाएगी क्योंकि यूरिया आपने फराहम नहीं किया। आपने गैस जो है कार्गो वो आपने इम्पोर्ट नहीं किए, आपके पास गैस कम है, बिजली नहीं बनेगी, कारखाने आपको नहीं चलेंगे। देखिए, आपको खैरात से और भीख से आपका सरमाया नहीं बढ़ता है, हमारा सरमाया बढ़ता है कौमी पैदावार में इजाफे से। सर, कौमी पैदावार के एक सवाल मैं सलमान साहब से भी करना चाहूंगी। ये जो स्टेटमेंट आई है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की, डॉक्टर सलमान, आप इसको कैसे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने चाइनीज गवर्नमेंट को अनॉय किया था जिसकी वजह से CPEC इल्तवा में पड़ा है, वी नीड टू गेट दैट स्टार्टेड अगेन, उसको हमने फास्ट ट्रैक करना है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? नहीं, आई थिंक ये इसमें कोई खास हकीकत नहीं है, क्योंकि चीन के साथ तो बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप बनने जा रही थी और उसी के साथ रूस के साथ बड़ी बेहतर रिलेशनशिप थी। इस पूरे खित्ते में एक इमर्जिंग ब्लॉक बन रहा था जो कि CPEC के ऊपर ही डिपेंडेंट था और तमाम CPEC के प्रोजेक्ट जो हैं वो काम पे चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड की वजह से चीन में प्राइवेट सेक्टर उनकी बिल्कुल लॉक
लॉकडाउन है, वहाँ पे ना तो वो कोई जा सकता है ना वहाँ से कोई आता है, उसकी वजह से एक डिले डेफिनेटली हुई है। और उसकी वजह ये है कि अब हमारे जो सीटेक का है वो बिजनेस टू बिजनेस फेज में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारी बिजनेसेस और टीम की बिजनेसेस आपस में मिलकर तय करेंगे कि आगे करके उन्होंने क्या करना है। और कोविड की वजह से और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से बड़े मसले मसाइल हैं। और इससे पहले मैं ये भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान की इकॉनमी 5.5% ग्रो की है पिछले साल, और वो IMF ने भी उसके साथ सफात किया है। IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा था पिछले 2-3 हफ्तों में, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया महंगाई मार्च की वजह से, तो वो रिलीज करना पड़े और वो उसकी फाइनेंसिंग भी अवेलेबल थी, टैक्स रेवेन्यूज खाते एक्स्ट्रा कलेक्ट हुए थे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था। उसको 2-3 हफ्ते तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो अब आपने काम करना है उसमें ना सिर्फ आपने ये डॉलर्स की जो एक किस्म की हमारी आउटफ्लो है उसको भी रोकना है, और आपने ये बिल्कुल सही सलमान साहब, ये तमाम मसाइल और ग्राउंड रियलिटीज अपनी जगह। NBC, आखिरी सवाल आपसे मुझे बताइए, इलेक्शंस कब अनाउंस होते हुए आप देख रहे हैं? व्हाट इज योर फोरकास्ट? कम से कम 8 महीने बाद। कम से कम 8 महीने और? बिल्कुल। और इस दौरान ये जो लॉन्ग मार्च है ये किस तरह आगे बढ़ेगा? चलने दें, मेरे ख्याल से। हाँ, मैं ये बात करना चाह रहा था खास तौर से जी, कि इस लॉन्ग मार्च को चलने दें, आप कोई रुकावट ना डालें, इनको बैठने दें। अगर वो बैठने जाते हैं तो बैठे रहने दें, अपनी पॉलिटिक्स करें, अपना हुकूमत चलाएं आप। और एक और दरख्वास्त, किसी को गद्दार ना कहें, किसी को गैर वतन ना कहें, किसी को काफिर ना कहें। ये फतवे बांटना बंद कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि इमरान खान से अपना स्टेट के खिलाफ बात की है। मैं नहीं समझता कि बयान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए था। अगर है तो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए थी। बयानबाजी बंद कर दें। हुकूमत का काम बयानबाजी करना नहीं होता, काम करना होता। और मेरे ख्याल में बड़ी अहम बात यह है कि इस तरह की बयानबाजी से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें नजर आता है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे, पाकिस्तान की मंडी पे, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स पे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी पे वो शेक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह और NBC नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, गर्मियों का सीजन आते ही आप खरीदारी जब करते हैं, यकीनन कपड़ों की खरीदारी हो रही होती है, खाने पीने नए मौसम के फल आपको नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है कि आप करते हैं फौरी तौर पे AC और रेफ्रिजरेटर्स की खरीदारी। और इसकी वजह यह है क्योंकि ये सीजन ही उसका है। रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है भाई। एंड ऑफ रमजान में भी हमने देखा कि दादू में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हाईएस्ट टेम्परेचर यानी 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसी सिचुएशन में ठंडा कमरा, ठंडा पानी, इसकी अहमियत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बल्कि घर में जो अशया खुर्दनोश है, खाने पीने की चीजें हैं, वो भी खराब हो जाएं अगर आपका AC और आपका फ्रिज सही काम ना कर रहा हो। लेकिन फ्रिज लेते हुए या रेफ्रिजरेटर लेते हुए कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए? आजकल बहुत सारी ऐसी इस्तिलाहत हैं, अल्फाज हैं जो शायद हमें समझ नहीं आते हैं। और जब हम शोरूम में जाते हैं तो कोई कहता है नया डिजिटल इन्वर्टर वाला AC। सो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल मोर, और खास तौर पे इस चॉइस को करते हुए आपको कौन सी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ जावेद साहब, जो कि हायर पाकिस्तान के साथ एज अ डायरेक्टर रेफ्रिजरेटर मौजूद हैं। 17 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है इन द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड द FMCG एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। काशिफ साहब, क्या हाल चाल है? जी, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि ये जो सीजन है, ये वाकई दिस इज ट्रू कि ये दोनों इन अप्लायंसेस का ही सीजन माना जाता है? अगर पूरे साल आपने नहीं भी लिया तो आप कहते हैं यार गर्मियां आएंगी उस वक्त तरह नया AC और नया फ्रिज देखा जाएगा? एक्चुअली देखिए, पाकिस्तान जिस खिते में वाकई इसमें गर्मी तो बेतहाशा पड़ती है जी। जैसे हमारे पास कुछ नॉर्दर्न एरियाज हैं, उनके अलावा अगर हम पूरा सिंध और पंजाब बलूचिस्तान देखें तो इसमें हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड के अराउंड हो। अब जब इतना टेम्परेचर होगा तो ये ह्यूमन फ्रेंडली टेम्परेचर नहीं कहलाता, और इसमें हमें कुछ कूलिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है अपनी सर्वाइवल के लिए। अब जैसे वैसे भी टेक्नोलॉजी और कह लें कि लेटेस्ट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनका जमाना है, तो उसमें रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर वो दो प्रोडक्ट्स हैं
इवन डीप फ्रीजर जो आपकी इस गर्मी के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं, आपकी जिंदगी को आसान। काशिफ साहब, लेकिन इससे पहले कि हम जो आपके अप्लायंसेज हैं उनकी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करें, जो उसमें इनोवेशन आई है, मैं जरूर जानना चाहूंगी इसका एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट है। कई दफा कहा जाता है कि जितने अप्लायंसेज या जितने गैजेट्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, यकीनन वो बिजली का इस्तेमाल भी करते हैं, उनसे अपनी एक हीट जनरेट होती है, कितने वो सस्टेनेबल हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, खासतौर पर हायर के प्रोडक्ट्स। सर, इसके बारे में हमें कुछ पता जी बिल्कुल। देखें, ओजोन लेयर और जो हमारा मदर अर्थ जो है, इसकी जब तक हम प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। हायर पाकिस्तान की जितनी भी अप्लायंसेस हैं, खास तौर पे ये रेफ्रिजरेशन अप्लायंसेस के मसाइल होते हैं कि ये ओजोन लेयर को डायरेक्टली हर्ट करती हैं। ये हमारी जितनी भी अप्लायंसेस हैं, इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स, ये तमाम CFC फ्री हैं। तो ये ह्यूमन फ्रेंडली हैं और ओजोन को बिल्कुल ये मुतासर नहीं करते। और बल्कि ये हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी अवाम है पाकिस्तान में, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनकी लाइफ को मजीद बेहतर बनाती है, किसी भी किस्म की नेचुरल डैमेज किए बगैर। अच्छा, मुझे बताइए, डिजिटल इन्वर्टर का हम बहुत जिक्र सुन रहे हैं, खासतौर पे आप कोई भी अगर हायर प्रोडक्ट लेने के लिए, रेफ्रिजरेटर या आप AC लेने के लिए जाते हैं, तो बताया जाता है इस पर डिजिटल इन्वर्टर मौजूद है। ये क्या नई इनोवेशन है? देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व हो रही है, नई से नई चीजें आ रही हैं, लेटेस्ट इनोवेशंस हो रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दौर है। पहले किसी दौर में सादा अप्लायंसेस होती थी जो बस कंप्रेसर, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स, जिसमें एयर कंडीशनर, कूलिंग प्रोडक्ट्स, एयर कंडीशनर्स आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं। इसमें ये तमाम प्रोडक्ट्स एक नॉर्मल ऑन ऑफ कंप्रेसर के ऊपर बेस्ड होती थी। देन देयर वाज अ इरा जिसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई। बेसिकली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाज मोर लिंक्ड अबाउट द एनर्जी सेविंग। देन जब इसके अंदर मजीद R&D की कंपनी ने, स्पेशली हायर ने ग्लोबली, तो हमने इसको एक नेक्स्ट लेवल पे हमने इसको लेके चले गए, और दैट इज डिजिटल इन्वर्टर। बट नाउ आवर इन्वर्टर इज नॉट मैनुअली कंट्रोल्ड, इट इज डिजिटली कंट्रोल। सो जो आपकी परफॉर्मेंस है और जो प्रिसाइजनेस है जी, और जिसके लिए आप ये इतनी इन्वेस्टमेंट करके हैवी वैल्यू प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो अपना पूरा मकसद पूरा करते हैं डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं कि हमारे यहाँ तो एक और प्रॉब्लम मौजूद है, दैट इज लोड शेडिंग। तो ये इतनी दफा बिजली आने और जाने में भी क्या डिजिटल इन्वर्टर अपना काम करता रहता है? जी एग्जैक्टली। अगर हम रेफ्रिजरेटर के हवाले से बात करें तो हमारे रेफ्रिजरेटर बेसिकली ये डिजिटल इन्वर्टर जो हमने इस साल IF सीरीज लॉन्च की है, डिजिटल इन्वर्टर प्लस, इसके अंदर दो तरह से ये ह्यूमन जो हमारी पाकिस्तानी हमारी पॉपुलेशन है उनके लिए दो तरह से मेजरली ये उनको फैसिलिटेट करता है। एक तो ये एनर्जी सेविंग प्रोवाइड करता है, दूसरे नंबर पे जैसे ही लो वोल्टेज के बहुत मसाइल हैं, तो लो वोल्टेज की वजह से जब वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं तो कम से कम ये 105 वोल्टेज पे भी काम करता रहता है बगैर इसके कि बंद हो जाए। और जब लोड शेडिंग होगी तो ये 100 आवर आपको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे हमारे रेफ्रिजरेटर। तो लेट्स से इट्स बीन अराउंड 4 days बेस्ड ऑन डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये हर तरह से पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिए हमने लोकली नीड और बेस्ड वांट बेस्ड पे अपनी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल सही है। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि जी अगर आप 4 दिन भी आपके घर में बिजली ना हो, लेकिन इसमें क्या शरायत, यानी इसको बार बार खोले नहीं? जी एग्जैक्टली। वो तो ऑब्वियसली जब आपको भी पता है कि लाइट नहीं है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर बाहर हुआ है तो आप भी बहुत ख्याल से यूज करेंगे इसको, रेफ्रिजरेटर को एज अ रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करेंगे, एज अ एयर कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। इसको अलमारी ना समझेगी जी, इसमें बिजली हो या ना हो वो अपना काम करती रहेगी। अच्छा, जो फूड प्रोडक्ट्स हम अपने फ्रिज में रखते हैं उसकी लाइफ कितनी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी दैट हायर रेफ्रिजरेटर्स आर यूजिंग? अगर हम बात करें डिजिटल इन्वर्टर की, तो क्या फ्रेशनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उस पर कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। हमने जो डिजिटल इन्वर्टर प्लस रेफ्रिजरेटर लॉन्च की हैं, इसमें हमने हमारी हायर ग्लोबल की एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है ACS, वो हमने मुतारफ करवाई है। ये बेसिकली नेचर से इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी है कि जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में होती है तो जो फूड नेचुरली अल्लाह ताला ने फलों और सब्जियों में मॉइस्चर रखा है वो एवेपोरेट नहीं हो पाता, वो बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं निकल पाता अगर बाहर ह्यूमिडिटी अच्छी। तो ये पूरा उस नेचुरल एक जो नेचुरली इंस्पायर्ड एक चीज थी उसको हमने देख के ये टेक्नोलॉजी डेवलप की
और उसकी मदद से अब जब हम अपने इस डिजिटल इन्वर्टर प्लस रेफ्रिजरेटर में फल और सब्जियां स्टोर करते हैं तो वो 90% तक ह्यूमिडिटी इंश्योर करता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ 2 गुना से भी ज्यादा इंश्योर हो जाती है बाकी रेफ्रिजरेटर्स के। जबरदस्त। तो फ्रेशनेस और हाइजीन इंश्योर रहते हैं हमारे। इसके अलावा क्या फीचर्स हैं और खास तौर पे कीमतों के बारे में लोग पूछना चाहेंगे, क्योंकि एकदम ये दोनों डिवाइसेस लेनी तो हैं लेकिन खर्चा भी बहुत आ जाता है। सो हाउ कम्पिटिटिव आर द प्राइसेस ऑफ हायर डिवाइसेस? अच्छा, मैं इस सवाल के बेसिकली आपने एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ लिए तो मैं भी 3 जवाब इकट्ठे करता हूँ। सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछें कि हायर रेफ्रिजरेटर स्टैंड्स और हायर अप्लायंसेस स्टैंड्स फॉर व्हाट, आई वुड से क्वालिटी। तो हम लोग एक चीज जिसके ऊपर बिलीव करते हैं दैट इज क्वालिटी। ओके। देन ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं ये डिजाइन होती हैं लोकल, हमारी पॉपुलेशन जो हमारे लोग हैं उनकी जो रियली नीड्स हैं लोकली और वांट्स हैं उनके मुताबिक। अब जब हम ये चीज प्रोवाइड कर लेते हैं तो फिर हमारा थर्ड मेजर फोकस होता है कि हम इसको बाइंग लेवल के अंदर रखें, जो लोगों का बाइंग बिहेवियर है उसके अंदर रखें अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतों को, ताकि ये ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो कि जो लोगों के लिए सिर्फ ख्वाब बन जाए। तो क्वालिटी, राइट डिजाइन प्रोडक्ट और विद राइट प्राइस। बिल्कुल सही। एंड देन अगर हम ये बात करें जो आपने आखिर में सवाल किया कि जो हायर की प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली हम लोकली डिजाइन करते हैं और लोकली बनाते हैं। ये मेड इन पाकिस्तान है हमारी प्रोडक्ट्स, और इस वजह से हमने ये पूरी तरह लिंक की हुई है अपने कंज्यूमर की नीड्स के साथ। और फाइनली हम ये सारी चीजें इंश्योर करते हैं जो इससे पहले आप अभी मईशत की और इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के लिए भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सही। कि एक तो मुनासिब कीमत में हम बनाते हैं और मुनासिब प्रोडक्ट बनाते हैं, और फाइनली जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, एनर्जी एफिशिएंट हैं। इसके अलावा इसमें डिजिटल इन्वर्टर भी मौजूद है। 2-3 छोटे-छोटे सवाल काशिफ साहब करना चाहूंगी। एयर कंडीशनर जब लोग इसके चॉइस कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ एवरेज हाउसेस का साइज आपने देखा है, रूम्स का साइज देखा है, वर्टिकल लिविंग अगर कराची में देखा जाए बहुत बड़े कमरे नहीं होते, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि 1 टन, 1.5 टन, 2 टन का एसी, कितना बड़ा एसी लिया जाए? कुछ इस पे अगर लोगों को गाइड करें कि क्या ये डिसीजन किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए? बेसिकली जो एयर कंडीशनर की राइट साइजिंग है, ये अगेन जब हम लेने जाते हैं प्रोडक्ट मार्केट से तो वो डीलर भी गाइड कर रहा होता है। लेकिन अगर जैसे पाकिस्तान और देन कराची की हम बात करें तो यहाँ पे छोटे साइज के रूम्स हैं, तो यहाँ पे मोर देन इनफ होता है 1 टन रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर आपका लेट्स से 10x12 का रूम है तो देन आपको मिनिमम 1.5 टन का एयर कंडीशनर चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि इसकी जो पोजीशनिंग होती है, वही बात कि हम इसको बहुत छत के करीब लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं रूम ठंडा नहीं हो रहा या थोड़ा नीचे लगाना चाहिए, इस पर भी जरा कुछ छोटी सी गाइडेंस। एक्चुअली जो हायर पाकिस्तान के एयर कंडीशनर के अंदर हम आपको बताएंगे, पहली बात तो ये है कि हम फ्री इंस्टॉलेशन देते हैं। सही। जब हमारा ये प्रोडक्ट आपके पास आता है तो ये राइट जो हमारा अपना स्किल्ड टेक्नीशियन होता है वो आके इंस्टॉल करता है और वो देखता है कि इसका इंडोर आउटडोर कहाँ लगाना है, वो आपको खुद सजेस्ट करेगा। अदरवाइज अगर आप आउटडोर इसका बहुत ज्यादा गर्मी में एक्सपोज टू हीट लगा देंगे और आप इंडोर भी उसका ऐसी जगह पे लगा देंगे जो वॉल हीट एक्सपोज्ड है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रख पाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि हायर के प्रोडक्ट्स के लिए, खासतौर पे एयर कंडीशनर्स के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए इनका ही ट्रेंड हाईली स्किल्ड अमला आता है जो आपको गाइड करता है कि आपके रूम में ये बेस्ट तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विस भी हायर की बेहतरीन है। फीचर्स के बारे में हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर रेफ्रिजरेटर्स एट हायर पाकिस्तान। इसी के साथ जी हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के ऊपर हमने बात करनी है और एक बेहतरीन पैनल मेरे साथ होगा। हम जब बात करते हैं बच्चियों की और अपनी बेटियों को रहमत कहते हैं, यकीनन हमारी शरीयत और रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बेटियों को हमारी रहमत का दर्जा दिया है। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कई खानदान, कई घराने आपको ऐसे लगेंगे जिनका रवैया, जिनका बर्ताव अपनी बेटियों के साथ अच्छा नहीं है। यही वजह है कि ये बेटियां
मोहब्बत की, एहसास की और वैलिडेशन की मतलाशी नजर आती हैं, और जहां उनको ऐसा कोई किनारा मिलता है तो वो कोई इंतहाई कदम भी उठाती हैं। हालिया दौर में हमने कई ऐसे केसेस देखे जिसके अंदर हमने देखा कि 17-18 साल की लड़कियां अपने घरों को छोड़ रही हैं और किसी के वरगलाने में आ जाती हैं, चाहे उनको लगता है कि शायद एक अच्छी, एक प्यारी, खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब पूरा होने जा रहा है, लेकिन फिर फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स, ना सिर्फ ये कि रुसवाई उनके हिस्से में आती है, उनके खानदान के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होती है, बल्कि उनके अपने लिए भी। एक वक्त था जब कहा जाता था कि कोई अपना कोई प्रोफेशनल ख्वाब पूरा करने के लिए, कि जी कोई हीरोइन बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, या कोई ऐसी फील्ड में डॉक्टर बनना चाहती है कोई लड़की, और क्योंकि खानदान वाले इजाजत नहीं देते थे तो उसके लिए कोई इंतहाई कदम उठाया। लेकिन मोहब्बत के लिए, शादी के लिए, किसी जीवन साथी के लिए जब ऐसा कदम उठाया जाए तो यकीनन ये हमारे माशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम अपनी बेटियों को क्या ख्वाब दे रहे हैं। यकीनन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि शादी एक हकीकत है। हमारे माशरती जो रिवायात हैं उसके अंदर शादी बहुत अहम भी है, जरूरी भी है, लेकिन किस किस्म की शादी? क्या हम अपनी बच्चियों को एक ऐसी जिंदगी में धकेल रहे हैं जिसका वो ख्वाब नहीं देखती और यकीनन इसी वजह से वो कोई राह फरार तलाश कर रही हैं, या वो फैमिलीज जो कभी कभार अपनी बच्चियों की पसंद नापसंद को रद्द करते हुए उनकी जबरदस्ती शादी कराती हैं, वो भी क्या सोच रही हैं? यानी उनकी उम्र से कई गुना बड़ा शख्स सिर्फ ये देखते हुए कि उसके पास बहुत पैसा है, कमाऊ पूत है, क्या अपनी बच्चियों की मेंटल अंडरस्टैंडिंग, उनका जहनी सुकून इन खानदानों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ये तमाम मामला आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी बच्चियों को क्या हैं और क्या उनके मुस्तकबिल के लिए हम खुद सोचते हैं। जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है आज। सबसे पहले जी, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, PhD भी कर रही हैं ऑन द फैमिली सिस्टम्स ओनली। हमारे साथ मौजूद है नीलम नाज। थैंक यू सो मच नीलम फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सबा ईदी साहिबा। यकीनन ईदी फाउंडेशन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और यही खानदान, फैसल भाई और सबा भाभी इसको आगे लेके चल रहे हैं, इसकी लेगेसी को। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाभी फॉर बीइंग हियर विद अस। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं आलिया भाभी। आलिया सारिम साहिबा को भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इनसे एक शेल्टर होम भी चलाती हैं, समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। थैंक यू सो मच आलिया भाभी फॉर बीइंग हियर विद अस। लास्ट में डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं रुखसार खुर्शीद, मैच मेकर हैं, और यकीनन ये बड़ा अहम है ये जानने के लिए कि खानदान, बच्चियां, उनकी पसंद नापसंद किन चीजों पे बेस करती है, पैसा, लुक्स, रुतबा, ये चीजें कितनी अहम है। इन तमाम हवालों से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। और लास्ट पर डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अभी हमने देखा कि बहुत ज्यादा चर्चा में आया हुआ है, बहुत ज्यादा इस पर फोकस बना हुआ है दुआ ज़हरा का केस, जिसमें डिस्प्यूट मौजूद है यकीनन कि बच्ची की एज क्या है। वालिदैन का मानना यकीनन है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है जी, बच्ची अंडर एज है, 18 साल की उम्र से कम है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इनको जो आजादी दी है, इनके लिए जो फैसला दिया है कि नहीं जी ये अपनी मर्जी में खुद मुख्तार हैं, इसको चैलेंज कर रही है इनकी फैमिली। आज हमारे साथ मौजूद है साइमा काज़मी भी, जो कि दुआ ज़हरा की वालदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा जी आपके यहाँ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले अगर साइमा जी आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँ, आपने जितने दस्तावेजात इस वक्त मीडिया को दिखाए हैं, सिंध हुकूमत को दिखाए हैं, यकीनन दुआ ज़हरा की जो उम्र है उसके अंदर शी इज अंडर एज, 18 साल की उम्र से कम है। इस वक्त इस केस में क्या पेशरफ्त है? क्या पंजाब हुकूमत आपके साथ कोऑपरेट कर रही है इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को, इसको रिवर्सल के लिए? अभी तक तो पंजाब हुकूमत से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ जी, लेकिन हमने कोर्ट में चैलेंज किया है और कल हमारा लाहौर हाई कोर्ट में हमारा केस है और इंशाल्लाह ताला कल क्या कहते हैं वो हम इंशाल्लाह ताला हमारे हक में फैसला होगा, क्योंकि जी बच्ची 18 साल से जाहिर सी बात है वो छोटी है जी। तो और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल मतलब कि फजूल बात है कि वो शादी के लिए गई है या पसंद की बात है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बच्ची है ही बहुत छोटी। तो बच्चे जब एज होती है तभी कोई पसंद करता है, तभी कोई शादी करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। साइमा जी आपका हमेशा से पहले मैं देखती थी कि स्टांस ये है कि इसको शायद अगवा किया गया, इसकी मर्जी के खिलाफ लेके गए हैं। अब जब दुआ ज़हरा की खुद वीडियो सामने आई हैं, इसमें तो वो बाकायदा कह रही है कि जी ये मेरी अपनी मर्जी का कदम है। आप इसको बतौर वालदा कैसे देखती हैं? आप समझती हैं कि आपको पता था, बच्ची के जहन में कुछ चल रहा था, कोई आपके आपसी ताल्लुकात खराब थे, स्ट्रेन थे? कैसे हम इसको समझें इस मामले को? देखिए हमारी जो फैमिली है वो कहते हैं मॉडर्न फैमिली है
हमारी फैमिली में ऐसी कोई बातें नहीं होती कि बच्चों से या बड़ों से छुपा के बात कीजिए। हम हर बात ओपन करते हैं, बैठ के करते हैं जी। और वो बच्ची इतनी छोटी है कि पसंद की बात तो बहुत दूर की बात है, वो अपने कपड़े तक पसंद के जो नहीं है वो मुझसे पूछ के पहनती थी रोज के मामा कौन से कपड़े पहने हैं, इसके साथ क्या मैचिंग करनी है। उसको तो अपने कपड़ों की इतनी सेंस नहीं थी कि मैंने इसके साथ क्या मैच करना है। दूसरी बात ये कि वो तो डोलियों से खेलती है और पेंटिंग करना उसके बच्चों वाले शौक हैं उस। और दूसरा, जहाँ तक आप ये बोले कि मुझसे कोई बात छुपाने वाली या हमारा घर का माहौल कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, नहीं, हमारा घर का माहौल बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। और बच्ची इतनी छोटी है कि ये बात करना कि जी वो पसंद करती है या वो पसंद के लिए भागी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची अगवा हुई है और ये किसी गैंग के हाथों में है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ तक बयान की बात है, अगर मुझे भी कोई अगवा करता है, मैं इतनी बड़ी हूँ, एक माँ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ मैं, अगर मुझे या मेरे हस्बैंड को या किसी को बड़े शख्स को कोई अगवा करता है तो उसको वो अपने कैद में रखेगा, तो जो वो बयान बोलेगा वही बोलेगा। तो वो इतनी छोटी बच्ची है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया का। तो आप समझती हैं कि दुआ ज़हरा के जो बयानात हैं वो किसी दबाव के तहत उसने दिए? बिल्कुल बिल्कुल। सामा जी, इसको जी फेस रीडिंग से आप देख सकते हैं, इतना नॉलेज तो सब में होती है कि वो बच्ची कितना डरी हुई है, उसकी आंखें कैसी हुई हैं और वो बस जो रटा रटाया बयान है वही दी जा रही है। ठीक है जी। सामा जी, ये बात मैं नीलम की तरफ ले जाना चाहूंगी जो कि माहिर नफ्सियात भी है। नीलम, आपने दुआ ज़हरा के जो बयानात सुने, अगर स्पेसिफिकली थोड़ी देर के लिए इस केस पे बात की जाए, पॉसिबिलिटी तो ऑफकोर्स यकीनन मौजूद है कि इतनी कमसन बच्ची को बरगलाया जा सकता है, दबाव में लिया जा सकता है, आपकी असेसमेंट क्या है? अगेन सिद्रा, जब तक हम उस पर्सन से बात नहीं करते तब तक हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस या असेसमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन एक अजम्पशन जरूर हम कर सकते हैं। देखिए, इसमें मल्टीपल चीजें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि किसी हद तक वो प्रेशर में हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स उन्होंने उठाए हो सकता है कि इंटरेक्शन में वो रही हो, लेकिन फिर जो बात इतनी आगे बढ़ गई है वो संभाली ना जा रही हो। तो ये इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड सदरा की जो बच्ची है उसकी मेंटल एज जो है, उसकी जो अभी जज्बाती उम्र है वो जाहिर बहुत कम है, राइट? तो ये इतने बड़े फैसले करना या इतने बड़े प्रेशर से डील भी करना वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस एज में जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, वो हकीकती मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। तो उस वक्त उनको जो समझ आ रहा होता है या उनके आसपास जो भी होता है वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी बातों में आने के ज्यादा कायल होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आलिया भाभी, अब मैं एक लार्जर पिक्चर की तरफ जाना चाहूंगी। इस केस से जूम आउट करके जिस किस्म की कहानियां, ड्रामे, गुफ्तगू हमारे घरों, हमारे मोहल्लों, हमारे टेलीविजन पे हो रही हैं, ये अनफॉर्चुनेटली कल्प्रिट हैं। ये बच्चियों को शादी के ख्वाब देखने, एक सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने पे हम खुद एक तरह से उनको लेके जाते हैं। यानी गुड़िया से भी खेल रही है तो गुड़िया की शादी हो रही है, गुड़िया का जहेज जमा किया जा रहा है। ये इसका असर नजर आ रहा है ना अब माशरे में। आप कैसे देखती हैं इसको? मैं तो एक बात जानती हूँ कि लड़की इंडिविजुअल है, एक मुकम्मल इंसान है। पैदा होते ही जो जुमले हम उसे सुनाते हैं, शायद अब ये वो दौर नहीं है, नहीं सुनाने चाहिए। अगले घर की अमानत है, अगले घर जाना है, इन चीजों को डिनाई नहीं करती, ये सब है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची के जहन में ये ख्वाब डाल देना शहजादे का, घोड़े का, वो लेकर जाएगा, ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरी बेटी ने अभी 4-5 दिन पहले एक सवाल सारिम साहब से किया कि बाबा, अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी, रुखसत हो जाऊंगी, तो क्या बाबा आपका घर मेरा नहीं रहेगा? क्या बाबा आलिया अम्मा पर या आप पर, मतलब मेरे माँ बाप पर मेरा हक नहीं रहेगा? तो सारिम साहब ने कहा, तुम कहीं भी चली जाओ, ये तुम्हारा घर है, उस पर तुम्हारा पूरा हक रहेगा। क्या मेरे माशरे की बच्चियों को ये जुमला सुनने को मिलता है? नहीं मिलता। लोग ये कहते हैं कि तुम इस घर से जाओगी तो तुम्हारी लाश आएगी, तुम उसी घर में जीना मरना, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो। ये कौन से जुमले बच्चियों को डाल रहे हैं? जब हमें अपनी बच्चियों को पैदा करके तालीम, तरबियत, शऊर देने की जरूरत है, उस वक्त हम उन्हें सिर्फ ये बताते हैं कि तुम्हारी हस्ती ये है कि तुम किसी और से ब्याह दीजिए और जो भी हालात हो तुम उनको फेस करो। शादी निभाना, मुझसे बड़ा तो कोई बिलीवर, मैं कहती हूँ कि वाकई शौहर के कांधे पे अगर जनाजा जाए तो मैं खुश होंगी इस बात पे। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर इस बात की भी हूं कि अगर आपके साथ जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद हो रहा होगा तो आपने आवाज उठानी है, आपने बात करनी है, आपने अपने लिए हालात बेहतर बनाने हैं। और लड़की को इंडिविजुअल बनाइए, खुदा के लिए अपनी सोच उस पर मुसल्लत ना कीजिए, बाकिरदार बनाइए। बेहिस या बिल्कुल अपने आप को वो मिट्टी का तोदा ना समझ ले। कोई कहीं से आए हाथ मारे जैसे मिट्टी पे, वो मिट्टी से बनी जरूर है,
नहीं, लेकिन उसका धूप फूक दे। बिल्कुल सही कह रही हैं आलिया भाभी। और दूसरा ये कि अटेंशन डिप्राइव्ड, आप अक्सर देखें कि इस तरह के जो इंतहाई कदम उठाए जाते हैं या दोस्तियां होती हैं, कहीं ना कहीं एक खला, एक गैप मौजूद है। बच्ची को मोहब्बत नहीं मिल रही, बच्ची को अटेंशन नहीं मिल रही। देखें, हर एज की एक डिमांड होती है। यकीनन जब आप एडोलेसेंस में पहुंचे और आपका रंग रूप बदल रहा है, जिस चेहरे को आप अपने आईने में देख रहे हैं वो बदल रहा है, तो वो हकदार है तारीफ का। लेकिन अगर वो तारीफ अपने घर वालों से नहीं मिलती या वो अटेंशन घर वालों से नहीं मिलती, किसी तरह से धुतकारा जाता है, तो ये एहसास कमतरी, इसका फायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे कि फैमिलीज को क्या पता होना चाहिए, एक कमसिन लड़की के ख्वाब क्या होते हैं। रुखसार से खास तौर पर जानेंगे कि अगर आप अर्ली 20s टीनेज की बात करें, हर लड़की को एक गुड लुकिंग लड़का चाहिए। सीरत पे कोई वो नहीं है, उसकी बाकी ट्रेड्स पे कोई फोकस नहीं होता, सिर्फ गुड लुक्स उसके लिए बड़े अहम होते हैं। इस पे बात करते हैं। जी रुखसार, क्या कहिएगा, अगर बच्चियों से आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शंस होती हैं तो उनकी सोच क्या है और घर वालों की सोच क्या है जो जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सिद्रा, देखिए, हमारे पास डेली बेसिस पे शादी.pk पे रजिस्ट्रेशंस रिसीव हो रही होती हैं। सम रजिस्ट्रेशंस आर डायरेक्टली, जो कि कैंडिडेट खुद अपने आप को रजिस्टर कर रहा होता है, और मेजोरिटी रजिस्ट्रेशंस ऐसी होती हैं जो कि पेरेंट्स करवा रहे होते हैं। जी, तो उसके अंदर हम जो ये गैप देखते हैं वो ये है कि समटाइम्स कैंडिडेट, लड़की वहाँ पर प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब वो अपना सारा प्रोफाइल बना रही है, और पेरेंट्स उससे कंसल्ट करना या उससे पूछना या उसकी से लेना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते। बिल्कुल I mean, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उसको बीच में एंगेज करें कि आप बता दें कि अगर आपकी कोई पार्टनर प्रेफरेंसेस हैं, दे जस्ट शश साहब, I mean, बस ठीक है, आप हमसे बात करें, हम आपको बताते थे। इसको क्या पता, इसको तो भी अपनी चीजें ही सिलेक्ट करना नहीं आती, इसको तो भी अपनी बेसिक लाइफ डिसीजंस ही लेना नहीं आते। तो अगर आपको पता है कि उसको भी अपनी जिंदगी के बेसिक लाइफ डिसीजंस हैं वो ही नहीं वो ले सकती, देन हाउ कम यू गाइज आर इवन प्लानिंग कि उसको इतने बड़े डिसीजन से आप लोग गुजार दें। बिल्कुल सही। रुखसार, अगर फैमिली इंसिस्ट करे, जैसे हम अक्सर देखते हैं, एक ट्रेंड ये भी है, हाल ही में भी एक बड़ा अजीब सा हमारे सामने आया हुआ है, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन जब उम्र का फर्क बहुत ज्यादा होता है, बच्ची कमसन है या यंग एज की है और 10, 12, 15 साल बड़े शख्स से उसकी शादी अगर कर दी जाती है, और बड़ों का शायद ख्याल है, खानदान वालों का ख्याल है कि ऐसी शादी बड़ी पायदार होती, बड़ी अच्छी होती है, ये आज के जमाने में कितना वैलिड है आपके ख्याल में? सिद्रा, मैं तो इस चीज को जितना निगेट कर सकूं उतना कम है। ये ट्रेंड आई डोंट नो फॉर सम रीजन, शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लोग देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर, और शायद उनको लगता है कि बंदा इमोशनली बहुत स्टेबल होगा अगर 10, 15, 20 साल बड़ा होगा। मेरे ख्याल से 5, 6, 7 ईयर्स इज अ रीजनेबल एज के, इतना अगर एज डिफरेंस हो तो चलें, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब ये एज डिफरेंस इससे ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो सारी इक्वेशन ही चेंज हो जाती है। जब एक डेकेड का बीच में गैप आ गया है तो वो एक डेकेड का जो डिफरेंस है वो सिर्फ एज डिफरेंस नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड दे आर लाइक कि ठीक है, लड़का स्टेबल होना चाहिए, लड़के के पास बेहतर गाड़ी होनी चाहिए। खुदारा पहले ये देख लें कि उन लोगों की कोई इमोशनल, इफ दे आर वाइबिंग और नॉट। अच्छा, और इसमें एक और बड़ी मैच हो रही है कि नहीं? एब्सोल्युटली। और इसमें एक और बड़ी तकलीफ दे और खतरनाक एरिया इसमें यह है, सबा भाभी आपको इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी, कि अगर आप ये देखें कि इमोशनल जो उस बच्ची की वेलबींग है उसको कहीं पे खातिर में नहीं लाया जा रहा। यानी ये कहा जाता है, अगेन वही जो हम कहने ना कि हम जिस किस्म के जुमले, जिस किस्म के नैरेटिव्स बच्चियों को देते हैं, हम कहते हैं जी लड़की बड़ी जल्दी बूढ़ी हो जाती है, तो आप 10 साल का गैप रखें, थोड़े अरसे में बराबर ही लगने लगेंगे। ये कैसी फजूल बातें हम लोगों को सिखाते हैं? जी सबा भाभी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों से पहले तो मर्जी पूछें जी कि ये रिश्ता है, ये लड़का है और इनकी एज ये है, इनकी तालीम ये है। अगर बच्ची कहती है कि हाँ सही है, मगर इतना एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो फिर आगे जाके बहुत मसले मसाइल होते हैं। और सबसे ज्यादा तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों को अपने बच्चियों से ज्यादा माँ को अटैच होना चाहिए, कि अगर कोई भी चीज अगर होती है तो माँ अपनी बच्ची अपनी माँ को बताए, कि ना कहीं किसी और से बात करे। और यही ज्यादा मसले होते हैं। अगर बात कहीं
मिसगाइड बच्चे होते हैं, बिल्कुल बच्चे मिसगाइड होते हैं किसी और की बात से आप बरखलाए जा सकते हैं। रुखसार, मुझे बताइए, यंग बच्चियां जो खानदान कह रहा होता है ना कि जी इनको तो अभी कुछ नहीं पता, उसमें वाकई एक जो कॉमन चीज निकल के आई है कि दे ओनली वांट गुड लुक्स। वही बात है कि नैरेटिव बिल्डिंग शायद ड्रामों ने की है, फिल्मों ने की है। वो जो एक प्रिंस चार्मिंग का इमेज है, जी जी, मैं उसी तरफ आना चाह रही थी। ये जो आपने अभी पहले थोड़ी देर इनसे बात की कि लड़की जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो बूढ़ी हो जाती है और उसका 10 साल का जो है वो एज या 15 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए। दिस इज द स्टूपिडेस्ट थिंग जो कि अभी तक हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है, क्योंकि हमने चीजों को इतना ग्लैमराइज कर लिया। आप मूवीज देख लें, उसमें 20-20 साल के डिफरेंस के बाद एक माइनर सी एक व्हाइट लाइन जो है ना वो अपेयर हो रही होती है, उसके बाद जो है बंदी इज लाइक एज सेम एज शी वाज लाइक। इसके अलावा आप देखें ना, हीरो हमारे यहाँ 50 साल का होता है और उसकी लीडिंग लेडी हमेशा 20-22 साल की होती है। तो ये इमेज तो हम दे रहे हैं 22 साल की होती है। एग्जैक्टली। तो ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये चीजें हम सोसाइटी में हमारे प्रिवेल कर रही है ना अभी तक। जी। अगर वो थोड़ा सा वो मेच्योर बनना दिखाएगा, आप देखिएगा कि पीपल विल लूज इंटरेस्ट इन दैट। थोड़ी सी मेच्योर बंदी वो दिखा देंगे तो वो उनको इक्वेशन ही समझ नहीं आएगी। भाई क्यों समझ नहीं आएगी? ये रियलिटी है आपकी लाइफ की। बिल्कुल। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। वो अगर वो बच्चे पैदा कर रही है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी इज गोइंग टू अकर सम चेंजेस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये तो जिन चीजों के लिए हम ग्लैमराइज कर लिया ना इस चीज को, ये फिर इन द लॉन्ग रन दैट इज हाउ इज गोइंग टू बैकफायर। एब्सोल्युटली। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, फिर नीलम से भी पूछेंगे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है इस तरह की गुफ्तगू और नैरेटिव सुनने का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी टॉपिक भी सुन रहा था, गुफ्तगू, बस ये बड़ा अलमिया बन चुका है, ये बड़ा ही मेरे बहस है ये चीजें, और हमारे मुआशरे का ये बड़ा एक पहलू बनता जाता है। अब देखें, इसमें हम उम्री में एक तो पहले हमारी हुकूमत में या हमारी कोई इस्लामी काउंसिल है, उनको सामने आना चाहिए। तो एज को एक बाकायदा अथेंटिक इज्तिहाद होता है इस्लाम में, वो करना चाहिए ताकि एक पता चले। दूसरा ये कि जो हमारे सोशल मीडिया की वजह से और जो लोगों की आजादी की वजह से छोटी बच्चियां जल्दी ट्रैप हो जाती हैं। आजकल एक मशहूर शख्सियत है, वो भी शादी की चैंपियन बने हुए हैं, शादियां बार बार कर रहे हैं। लेकिन इसमें है कि तुम शादियां करो, 4 शादियां करो, लेकिन आगे भी है कि उनके साथ एक सफर करो, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जो शख्स जो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है ना, वो कभी दूसरी शादी का नहीं सोचता। उसकी देखें, जो बंदा अगर कम उम्र लड़की से शादी करेगा और खुद 50 साल का है, अगर उसकी अपनी बच्ची किसी बड़ी उम्र के बंदे से शादी करे तो उसे कैसा महसूस होगा? बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली राशिद साहब, बिल्कुल आपने जबरदस्त इसमें इशू उठाया। लेकिन हम यहाँ के क्योंकि फोकस कर रहे हैं बच्चियों को, जो हम ख्वाब दिखाते हैं, जो उनकी हम मेंटालिटी ग्रूम कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहूंगी। नीलम, मुझे बताएं, एक बड़ा मसला जो हमें हमारी सोसाइटी में लगता है कि हर चीज बच्ची एक छोटी सी ख्वाहिश भी करती है ना कि मैंने अपने बालों को रंग करवाना है, मैंने अपने बालों की कटिंग करवानी है, मैंने लाल जोड़ा पहनना है, तो आगे से कह दिया जाता है शादी के बाद। हर चीज को जब आप मंसूब कर देंगे कि पहले आप शादी करें उसके बाद आपको इसका पास मिलेगा, तो फिर यकीनन प्रॉब्लम्स तो आएंगी। डेफिनेटली सिद्रा, एंड द आयरनी इज दैट कि हम वेडिंग्स को भी बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं। हम कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें बहुत अटेंशन मिलेगी, तुम जो चाहोगी तुम्हें वो दिया जाएगा, एज डाउरी दिया जाएगा, तुम्हें जिस तरह तैयार होना होगा, तुम्हारे कपड़े पसंद के होंगे, तुम्हें जहां ट्रैवल करना है तुम अपने हनीमून में अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हो। तो फैंटेसीज तो हम क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए, राइट, बच्चियों के लिए, कि तुम्हें जो सारी आजादी चाहिए, अपनी विश फुलफिलमेंट चाहिए, जो सारी ख्वाहिशात है वो तुम्हारी पूरी होंगी एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज के बाद जाकर, और उसी शख्स के थ्रू, विच इज ऑब्वियसली वेरी अनहेल्दी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, देखिए, अट्रैक्शन और अपने पार्टनर से अट्रैक्शन फील करने का राइट हर शख्स का होता है, क्योंकि जाहिर है इट्स द ओनली पर्सन जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन जब हम जज्बाती उम्र की बात करते हैं, टीनेज की या अर्ली 20s की बात करते हैं, तो उस वक्त सिर्फ अट्रैक्शन हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लगता है और बाकी ट्रेट्स को हम नजरअंदाज कर देते हैं।
हैं। अट्रैक्शन हमें खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। हमें लगता है कि हमारी सेल्फ जो है वो सिर्फ हमारी ब्यूटी के हिसाब से है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा फेस कैसा है, मेरी बॉडी कैसी है, लेकिन इसके अलावा मेरी पर्सनालिटी में और क्या फैक्टर्स हैं। जब हम एक शख्स को या बच्चियों को खुद रियलाइज नहीं करवाते, उनको खुद उन चीजों पे तवज्जो नहीं देते कि नहीं तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारी पर्सनालिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। आई एम सॉरी, हम जो जिन सिचुएशंस को बड़ा कॉमिकल समझते हैं, आलिया भाभी मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हम ये सारा केस देख रहे थे, दुआ जहरा का केस आ रहा है, बाकी बहुत सारी बच्चियों का केस आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक लीडिंग चैनल ने इस दफा ईद पे जो अपनी टेलीफिल्म बनाई उसमें कुछ इसी किस्म की मज़ाक़ा खेज सिचुएशन थी कि जी एक लड़की है वो जहां शादी नहीं करना चाहती तो वो 4 लड़कों से कहती है कि मुझे अगवा कर लो ताकि मैं वहां पे शादी ना करूं। आई मीन व्हाट इज दिस? हम इन चीजों को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? एंड इन द पैरेलल हम ये सिनारियोज दिखा रहे हैं, हम इसको डाउन प्ले कर रहे हैं, हम खुद ब खुद अपनी बच्चियों को इस जगह धक्का दे रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस? बहुत ही मैं समझती हूँ कि गैर संजीदा ये सोच है ये इस तरह के ड्रामे को दिखाना, क्योंकि एक तो ड्रामे में वैसे ही ग्लैमर बहुत होता है और जो हमारी हीरोइन है बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही होती है, तो एक तो बच्ची फौरन अपने आप को रिलेट करती है कि मैं भी इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी हूँ, जो चीजें ये कर रही है वो हो जाएगा। दूसरा, वो जो कहानी हम टीवी पे देखते हैं वो तो स्क्रिप्ट एक इंसान ने लिखा होता है, वो जहां चाहता है उसको ले जाता है, लेकिन रियलिटी में स्क्रिप्ट आपके हाथ में नहीं होता। एक गलती आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। तो ड्रामों से हम पहले ही सोशल मीडिया से परेशान है, हम पहले ही मोबाइल फोन से परेशान है, जिस तरह से इंटरेक्शन हमारे पास इस बच्चों की हो रही है, एक कम उम्री में हो रही है। और मैं तो एक बात कहती हूँ कि 18 साल हमने एक एज जरूर रख दी है, लेकिन क्या 18 साल और 1 मिनट के बाद वो एकदम बच्ची मैच्योर हो जाएगी? या 18 साल 1 महीने का तो एकदम मैच्योर हो जाएगी? टाइम लगता है चीजों को आगे बढ़ने में। और जो भी बात अभी कर रही थी कि भाई कम उम्र लड़की होनी चाहिए, लड़का बड़ी उम्र का, मैं कहती हूँ मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ कि उनकी जिंदगी तब आसान हो सकती है कि अगर उनकी लड़की या उनकी जो दुल्हन है वो उनसे उम्र में कुछ बड़ी हो, 2 साल 5 साल ज्यादा बड़ी हो, क्योंकि बाज लड़के काफी लंबी टाइम तक, काफी अच्छी एज तक वो इमेच्योर रहते हैं। उनको अगर एक मैच्योर लाइफ पार्टनर मिल जाएगी तो वो उनकी जिंदगी को बेहतर बना देगी। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि कभी वो माँ के इतने इन्फ्लुएंस में आ गए होते हैं कि उनको अपनी बीवी में भी एक चीज चाहिए होती है जो उनको लेकर चले। तो प्लीज सोसाइटी इस चीज को देखे कि आपकी जिस औलाद को जिस लाइफ पार्टनर की जरूरत है उसको ढूंढिए, चल सो चल का माहौल नहीं बनाइए। अगर आपके लड़के को एक थोड़ी अच्छी उम्र की, मतलब अपने से 2 साल 4 साल, इसमें कोई मुजायका नहीं, इस टैबू को तोड़िए। शादी 1 दफा हो या 2 दफा हो उसको चलाइए, और शादी करने से पहले 1000 दफा सोचिए। जब हो जाए तो निभाने की कोशिश कीजिए। माँ बाप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आए थे, क्योंकि बच्चे जो नहीं जानते वो हम जानते हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि शादी को निभाने की कोशिश कीजिए। सायमा जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपका स्टांस थ्रू आउट यही है, और यकीनन जैसे आपने पहले भी कहा कि दुआ जहरा की उम्र इस वक्त 18 साल नहीं है, तो अगर कोर्ट का फैसला आपके हक में आता है तो ये तो निकाह, ये जो भी जिस अंडरस्टैंडिंग में वो है, शायद वो नल एंड वॉइड हो जाए और ये बच्ची आपके पास वापस आती है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे दुआ को? क्या आप उसको दोबारा अपने घर में बिल्कुल उसी तरह रखना चाहेंगी? इस वक्त अगर वो आपको सुन रही हो, देख रही हो, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले तो ये जो निकाह है वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि जो जिसने निकाह पढ़ाया है उन्होंने बताया कि मैं तो ये निकाह पढ़ाया ही नहीं है, फेक पेपर है, तो निकाह हुआ ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि जहाँ तक बच्ची की बात रही, बच्ची जो है वो देखें, बच्ची की छोटी बच्ची को आप शादी का तो कोई भी नहीं बोलता कि आप शादी करें। उसको तो आप ये कहते हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, इस तरह की अच्छी चीजें बोली जाती हैं। तो हम भी वैसी बच्ची की तरबियत कर रहे थे और वैसे ही बोल रहे थे। और जहाँ तक बच्ची का वापस आने की बात ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो केस है, बाकी बातें आप सबकी बिल्कुल दुरुस्त है जो आप लोग बातें कर रहे थे, मैं सुन रही हूँ आपकी सब बातें, लेकिन क्योंकि ये जो हमारा केस है ये बच्ची का अगवा का केस है, उसके सारे ताने बाने जो है वो सारे अगवा के हैं। और इंशाल्लाह ताला को जो है जज साहब भी हमारे साथ हमारा केस जो है वो हमारा साथ देंगे। और सायमा जी, आप एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगी, आपके ख्याल में दुआ को जिस गिरोह ने, जिस शख्स ने भी अगवा किया है, उससे कैसे इंटरेक्शन में आई दुआ? यानी ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, कुछ लोग, पता नहीं, बीच में बात हो रही थी कि पबजी चैट रूम में मिले, ये आप क्या समझती हैं इस चुंगल में दुआ कैसे फंसी? देखिए, ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए ना, ये चीज मैं जानती हूँ पहले दिन से। 16 तारीख को वो अगवा हुई थी। जब बच्ची हमारे पास आएगी, वो डिप्रेशन से निकलेगी, हमारे पास आके माँ बाप को देखेगी, माँ बाप के सीनों से लगेगी,
तो आपको पता है बच्चा तो सीधे आके माँ बाप को सारी बात बता देता है कि मुझे फलां ने हाथ लगाया या फलां ने मारा डांटा। तो जब बच्ची सामने आएगी हमें भी वही बताएगी और आप सबको पूरी दुनिया को पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। जहाँ तक बच्ची की बात नहीं बच्ची की बात नहीं कि बच्ची को अगवा किसने किया है, देखिए ये तो हम भी नहीं जानते। अगर हम जानते होते हम इतने दिनों से कैसे तड़प रहे होते। हम तो उसके लिए तड़प रहे हैं कि हम तो फिर घर में है, वो न जाने कहाँ है, किस हाल में। सामा जी, हम आपके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और बखैरियत दुआ जहां पे भी हो आपके पास वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, दोबारा अपने तमाम मेहमानों से बात करेंगे कि किस तरह हम कोर्स करेक्शन की तरफ जा सकते हैं बहैसियत एक माशरा। क्या वो करें ताकि हम अपनी बच्चियों को, खुसूसन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी है जी पाकिस्तान में नौजवानों की, इसमें नौजवान बच्चियां भी शामिल हैं, छोटी बच्चियां भी शामिल हैं, उनका मुस्तकबिल हमारा मुस्तकबिल है। मुझे ये बताइए नीलम, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डू एज अ फैमिली, एज अ यूनिट एंड मोर इम्पोर्टेंटली एज अ सोसाइटी? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चियों और लड़कों दोनों के लिए शादी को एक लाइफ का गोल या लाइफ का पर्पस ना बनाएं। लेट इट बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ, अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन बाकी चीजों को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। इसके साथ साथ जो हम वही बात कर रहे थे कि फौरन से कोई मैच्योर नहीं हो जाता। हमने बच्चों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को शुरू से इंकरेज करना है। हमने उनकी राय को हर चीज में शामिल करना है और उनकी मिस्टेक्स को उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला नहीं बनाना है। देखिए, क्यूरियोसिटी, लर्निंग, मिस्टेक्स, ये सारे ग्रोथ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जितनी छोटी मिस्टेक्स होंगी उतना ज्यादा आसान होगा उनको हल करना। तो कम से कम ऐसा कनेक्शन बनाए बच्चों के साथ कि अगर वो मिस्टेक करते भी हैं तो वो आपसे डरे ना, आपसे डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल सही। तो यानी डरना थोड़ा छोड़ देना चाहिए। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। रुखसार, शादी के हवाले से पेरेंट्स को क्या कहेंगी? कमसिन बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खासतौर पर वो घराने जहां पे 2-3 बेटियां हैं, उनका बस नहीं चलता कि जल्दी 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 सबकी शादी की जाए। तो ये जो उजलत है, इसके लिए आप उनको क्या मशवरा देंगी? देखिए, उजलत एक तो पहली चीज है, बिल्कुल ठीक चीज नहीं है। दूसरी बात ये कि एक जो प्रेशर कुकर सिचुएशन बना देते हैं ना हम अपनी बेटियों के लिए घर में, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि बाल नहीं तुम कटवा सकती, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, फलां काम नहीं तुम कर सकती, जीन्स अभी मत पहनो, अपनी डाइट का ख्याल रखो, जब तक ये, तो मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हें शादी की वैलिडेशन न मिल जाए। तो जब हम ऑलरेडी उनके लिए सारे एक रूम, लेट्स से कि उनके लिए जिंदगी एक रूम को हम मेटाफोरिकली देखें और उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा उसकी ग्रोथ को जा रहा है, एक दरवाजा उसकी एक्सपीरियंस को जा रहा है, एक दरवाजा उसकी लेट्स से हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है। तो जब हम सारे दरवाजे उसके लिए बंद कर देंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट चाइल्ड? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एट द एंड ऑफ द डे वो एक बच्ची है, ऐसा चोर रास्ता ढूंढना है। सही जी। रुखसार, कंटिन्यू कीजिए आप अपनी बात को। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप सारे दरवाजे उसके लिए बंद कर देंगे तो फिर वो उसने एक ऐसा चोर रास्ता ढूंढना है जहां से उसको शॉर्टकट मिले एंड उसको वैलिडेशन भी मिले, उसको अप्रिसिएशन भी मिले, उसको अलाउ भी किया जाए। वो देखिए, बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि उनकी एक सर्टेन एज तक उनको अलाउ किया जाता है कि यार आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर लो और शादी ही सिर्फ इसलिए करो कि आपकी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट आ सके, आप इमोशनली कनेक्ट कर सको और आप एक बेहतर इंसान ढूंढ सको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, एक और बड़ा, सॉरी, बिल्कुल रुखसार, आप बात सही कह रही हैं, लेकिन देखिए वो एक मगरबी माहौल होगा, उसकी तो हमारे यहाँ स्पेस नहीं बनती। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से ये होने लगा है कि जब आप अगर एक ड्रामाई कहानियां देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाएं और आपकी कोई पसंदीदगी डेवलप हो जाए और खुदा न खासा आपके घर वाले आपको या तो बात करता हुआ या ऐसे शख्स से मिलता हुआ पकड़ लें, तो आपको सजा के तौर पे भी आपकी शादी कराई जाती है कि शायद लड़की हाथ से निकल रही है। सवा भाभी, इस पे आप क्या कहेंगी कि एक बच्ची की किसी की तरफ अंडरस्टैंडिंग है, किसी की तरफ थोड़ा झुकाव है, माइल हुई भी है, और घर वालों को पता चले तो बजाय उसको काउंसिल करने के, सिचुएशन को बेहतर हैंडल करने के, सजा के तौर पे जल्द अज जल्द लड़की की शादी करा दी जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्ची हो या बेटा हो या बेटी, दोनों माँ से अटैच होने चाहिए। सही, कि ये बाहर वाले मिसगाइड ना करें। अगर जितना बच्चे माँ से अटैच होंगे, वो हर बात अपनी जो स्कूल की है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, वो हर चीज आके माँ से शेयर करेंगे। तो अगर यही माहौल होगा